नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम कौम मुल्क सल्तनत के लिए हम इस प्रोग्राम से आपको बीमारियों से बचने के तरीके भी बताते हैं, और फिर वो बीमारी जिसका बर्डन हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में हो उसको हम उसके ख़ास एक्सपर्ट बुला के उसके बारे में आपको बचने के तरीके पूछते हैं, बताते हैं, और फिर साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि गाइडलाइन दे दी जाए आपको कि किस तरीके से आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसका इलाज कराएंगे। बीमारी कोई भी हो, अगर आप उससे बच सकते हैं ज़रूर बचें, और उसका इब्तदाई मराहिल में ही उसकी तशख़ीस कराएँ और उसका इलाज कराएँ, तो इलाज सस्ता भी होगा और उससे आपको मायूसी भी नहीं होगी। तो आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नाज़रीन आप रोज़ाना एक बीमारी का चर्चा सुन रहे हैं, वो है कोविड-19, जो कि बड़ी मौलिक बीमारी साबित होती है मखसूस उन लोगों में जो कि उम्र रसीदा हों या जो कि स्टेरॉइड ऐसी अद्वियात ले रहे हों जिससे कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो, या जो हैवी स्मोकर हों या ज़ियाबतीस और दिल के आर्ज़े में मुब्तला हों। उनमें ये बीमारी जो है बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होकर और उनके निज़ाम तनफ़्फ़ुस को फ़ेल कर देती है, जिसको हम रिवर्सिबल रेस्पिरेटरी फैटी फेलियर कहते हैं। लेकिन जो लोग सेहतमंद हैं और जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी है, वो इससे मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी फ़िगर बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन लगभग 2,32,000 लोग जो हैं वो इस बीमारी से जान की बाजी हार गए हैं, और पूरी दुनिया में अब तक देखा जाए तो 32 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा फिगर जो है वो यूरोप में है, अमेरिका में है, चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से वो फिगर नहीं, उस तेज़ी से इस बीमारी का हमला नहीं हो रहा, और उसमें देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा कुलीदी रोल है, और हमारी आवाम मुकम्मल तौर पे ताउन भी कर रही है, और उसको बचने के तरीके इस तेज़ी से बता दिए गए हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स को पता है कि कोरोना वायरस से किस तरह बचा जा सकता है, और हमारी स्क्रीन पे भी आप इससे बचने के तरीके पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ने एक ऐप्स जो है वो एंड्रॉयड के ऊपर तश्कील दे दी है, 1166, उस पर डैशबोर्ड भी है, उस पर आपको वो इलाके भी पता लग सकते हैं जहाँ पे कि कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड लोग पाए जाते हैं। तो अगर आप घर से निकलते हैं तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है और उस पर आप देख लें, ताकि उन इलाकों में आप अपनी तमाम बचने के तरीके इख्तियार कर सकते हो। तो आज मैं इस बीमारी को डिस्कस करने के लिए मेरे पास दो बड़े एक्सपर्ट और बड़े तजर्बाकार मेरे पास हेल्थ के शोबे से मुंसलिक प्रोफेसर्स हैं। मेरे पहले प्रोफेसर असद असलम मेरे साथ हैं, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं में अस्पताल, जो कि सबसे बड़ा एशिया का अस्पताल है और जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस के मरीज़ों को देखा। मैं इनको बड़ी दाद देता हूँ कि ये इनकी टीम, इनके वो जूनियर डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं इस बीमारी को, वो गाजी हैं, मुजाहिद हैं, और वो डॉक्टर्स हमारे जो कि शहीद हो चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर जावेद इकबाल और उसामा रियाज़, जो कि कोरोना के मरीज़ों का इलाज करते करते अपनी मौत की आगोश में चले गए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है नाज़रीन, अगर हम बरतानिया जैसे मुल्क में देखें तो वहाँ पे भी हमारे दो पाकिस्तानी डॉक्टर हाल ही में जो हैं वो अपनी जान की बाजी हारे हैं। उसमें डॉक्टर नासिर खान है और डॉक्टर फुरकान अली सिद्दीकी हैं, जो कि कराची से जिनका ताल्लुक़ था। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर ज़फ़र शेख हैं, जो कि इनको एजाज़ है कि पाकिस्तान में लाहौर शहर में सबसे पहले इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एक तशख़ीसी अदारा खोला, जिसमें कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट इन्होंने करने शुरू किए, और ये हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, और मेडिकल डायरेक्टर हैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के, और एक सर्जीमेड हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लेबॉरेटरी के इंचार्ज हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कि डेंगू की वबा के दौरान इन्होंने मना किया हमारे हेल्थ प्रोफेशन को कि प्लेटलेट्स देने का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उससे नुकसान होता है। वो इन्होंने अपनी तहकीक करके, मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि कोरोना के बारे में, आप कोरोना वायरस के बारे में किस तरीके से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या बचा सकते। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर असद असलम साहब आपकी तरफ आता हूँ
कि दुनिया जो है वो इस वक्त एक वैक्सीन बनाने की टास्क फोर्स तश्कील दे के बैठी हुई है। और अगर आप यूरोप देखें, अमेरिका, बरतानिया देखें, वो ठीक है, उनकी माशी हम मैच नहीं कर सकते उनकी इकॉनमी से, लेकिन हमने एक जो है वो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जो कि हमें पॉलिसी और गाइडलाइन देता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्यों इतनी देर क्यों हुई, आपने एक्सपो सेंटर में क्वारंटीन सेंटर बनाया जो कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। वो तो बीमारी तो जनवरी से शुरू हुई है, ये तो इतनी लेट क्यों बनाया? उसके आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी हैं और उससे इफादियत है उसकी, ये आप ज़रूर मुत्तफ़िक होंगे मेरी इस बात पर कि क्वारंटीन में अगर एक शख्स जिसमें ज़रा सा भी शक है कि उसको कोरोना वायरस का शक है तो वो उसमें उसको क्वारंटीन में रखा जाए। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत साहब, सबसे पहले तो मैं जो हमारे डॉक्टर शहादत का जाम नोश पर माँ बैठे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और लोगों को बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इसके अलावा मैं तमाम फ्रंट लाइन डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और जैनिटोरियल स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जिस तरह एक फ़ौजी जंग के बॉर्डर पर उसे पता होता है कि मुझे गोली लग सकती है, किसान को भी पता है कि मैं बीमारी में मुब्तला हो सकता हूँ, उसके बावजूद वो जान पिछानी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे ऑल अप्रिशिएशन आर फॉर देम। जहाँ तक ताल्लुक है कि एक्सपो सेंटर हमने लेट क्यों बनाया, उसमें कोई डिले नहीं हुआ। जब आप देखें, सबसे पहला केस 26 फरवरी को आया पाकिस्तान में और लाहौर में ये पहला केस आया फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। उससे पहले जब ये चाइना में वबा शुरू हुई तो हमें टास्क दे दिया गया था मेयो हॉस्पिटल को कि अपने बेड एलोकेट कर दें, तो हमने 400 बेड्स मुख्तस कर दिए मेयो हॉस्पिटल में। तो और इसके अलावा 100 रूम्स लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में एलोकेट कर दिए फॉर सस्पेक्टेड केसेस। पॉजिटिव के लिए 400 बेड मेयो हॉस्पिटल में और सस्पेक्टेड के लिए 100 रूम लाहौर के सारे जो हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनके जो प्राइवेट रूम्स हैं उनको हमने एलोकेट कर दिया एज आइसोलेशन रूम फॉर सस्पेक्टेड। तो अभी भी इस वक्त हमारे पास 330 मरीज़ दाखिल हैं मेयो हॉस्पिटल में पॉजिटिव, अभी 70 की अभी हमारे पास और गुंजाइश है। वैसे खुदा ना करे ज़रूरत पड़े तो हम 400-500 बेड और भी हमारे पाइपलाइन में है कि हमने उनको उसमें लगा देना है, वो हमें कोई प्रॉब्लम, हमारी सारी प्रेपरेशन पूरी है। इसी दौरान हमने साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और स्पेशलाइज हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके एक्सपो सेंटर को डेवलप करना शुरू कर दिया। और विद इन, आप यकीन करें कि विद इन 10 डेज़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एफर्ट्स को हमें सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने 10 दिन के अंदर एक्सपो सेंटर में पार्टीशन क्रिएट बना के और हमें 1050 बेड दे दिए। 3 हॉल हैं, हर हॉल में तकरीबन 340 बेड हैं। ठीक है। और हुकूमत ने हमें फंड प्रोवाइड कर दिए कि आप उनके लिए जो मशीनरी, मेडिसिन जो भी चाहिए वो मैं असद साहब आपसे ज़रूर पूछूंगा। आप माशाल्लाह बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं आप में, वाइस चांसलर भी रहे और आप पीपू के भी डायरेक्टर रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्वारंटीन सेंटर अस्पतालों के अंदर होना चाहिए, अस्पतालों के बाहर। हम छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद मैं अपनी गुफ्तगू जो है प्रोफेसर असद असलम से जारी रखूँगा। कैपिटल क्लिनिक से कौम मुल्क सल्तनत के लिए कोविड-19 या कोरोना वायरस से बचने के तरीके मैं अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से पूछ रहा हूँ। नाजरीन, इस बीमारी पे बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा, इसलिए परेशानी और घबराहट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन लगभग 50 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं और इनमें से जो 9 सेंटर ऐसे हैं दुनिया में, चाइना, अमेरिका और बरतानिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज, जो कि तकरीबन वैक्सीन उनकी आखिरी मराइल में पहुंच चुकी है और उन्होंने 500 से ज़्यादा सेहतमंद लोगों में उसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि वैक्सीन बहुत जल्द आ जाए और इस बीमारी पे पूरी दुनिया में काबू पा लिया जाए। तो आज मेरे स्टूडियो में आए हुए मेहमान डॉक्टर ज़फ़र शेख
एक वो हमारे तिब के पेशे से मुंसलिक वो स्पेशलिस्ट हैं जो कि हेमाटोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डेंगू की वबा की सूरत में एक कॉन्सेप्ट पेश किया था और उस कॉन्सेप्ट को बाद में साइंसदानों ने प्रूव किया कि ये प्लेटलेट्स डेंगू के मरीज़ों में दे देने से नुकसान होता है बजाय फ़ायदा होने के। तो आज मैं उनसे पूछूंगा कि कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए आप क्या हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि किस तरीके से इसे बचने के तो तरीके पता लग चुके हैं, तो किस तरीके से हम इसकी तशख़ीस करें, क्योंकि तशख़ीस का अमल जो है वो एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होता है किसी फैमिली पर और पूरे मुल्क पर। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर सदाकत साहब ने मेरा तारुफ कराया, डेंगू जब आया तो डेंगू का मैं जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे दोबारा आ सकता है वो, हाँ, कहीं ना कहीं पे डेंगू और कोरोना का कहीं ना कहीं तल्लुक है। और इसका जो इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है कोरोना के अंदर, उसमें अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेज आ रही हैं वो इसी तरह ही बताई जा रही हैं कि डेंगू में क्योंकि ये हुआ था और ये खुराक दी गई थी, ये खिलाया गया था, तो वही इस वक्त जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप ये लें और आप ठीक हो जाएंगे। अब डेंगू में क्या हुआ था उसका लिंक मैं फिर जोड़ना चाह रहा हूँ कि डेंगू में जब बहुत मरीज़ आने शुरू हुए तो हमने उसकी स्लाइड बनाना शुरू की और स्लाइड के बाद हमने उनके जितने वाइट सेल थे, प्लेटलेट थे, रेड सेल थे, इन सब को देखना शुरू किया। तो हमें फ़ौरन ही एहसास हुआ जब डेंगू आया था तो उसके 15-20 दिन के अंदर अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ स्लाइड नहीं बना रही थी क्योंकि रश बड़ा था, तो वो जो CBC की चिट होती थी उसी के ऊपर रिज़ल्ट जारी कर रही थी, मजबूरी भी होगी उनकी। लेकिन जो टाइप ऑफ सेल थे उसके ऊपर कमेंट नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये ऑब्ज़र्वेशन की कि जिन लोगों के प्लेटलेट एग्रीगेट की सूरत बना गए थे और वो इतने इकट्ठे हो गए थे कि हमारी मशीन जो हैं वो इस काबिल नहीं थी CBC की कि उस एग्रीगेट को पढ़ सकती, वो एग्रीगेट को ज़ीरो देती थी और इंडिविजुअल प्लेटलेट जो चल रही होती थी जो कि एग्रीगेट के अलावा होती थी उसको वो रिपोर्ट कर देती थी। और जब वो प्लेटलेट लो शो होती थी तो डॉक्टर साहबान ऑब्वियसली जब देखते थे कि जी प्लेटलेट तो 10,000 रह गई है, जबकि नॉर्मल जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो पहला रिएक्शन डॉक्टर साहबान का यही होता था कि फ़ौरन इसको प्लेटलेट लगाई जाए क्योंकि प्लेटलेट कम हो गई है। लेकिन क्या मिस किया हमने उस वक्त? ये मिस किया कि ब्रीडिंग टाइम नहीं किया गया कि क्या वाकई ब्रीडिंग केस था, क्या उसके गम से ब्रीडिंग हुई थी, क्या उसके नोज से ब्लीडिंग हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था। तो वो एक ख़ास ग्रुप था जिसे प्लेटलेट नहीं लगनी चाहिए थी और वो प्लेटलेट लगने की सूरत में नुकसान हुए। और कई डेथ्स ऐसी हुई जो प्लेटलेट एग्रीगेट एक बड़ा एग्रीगेट क्लाट की शक्ल में बना और उसने जाके कॉर्नरी वेसल्स और ब्रेन या कहीं भी जो स्मॉल उनको बंद कर दिया और देयर वर सडन डेथ्स। अब इस वक्त ट्रेजेडी ये है कि मैं बीइंग हेमेटोलॉजिस्ट मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई ना कोई अदारा, कोई ना कोई चीज़, कोई एस्टेब्लिश्ड जो कि जिस पे यकीन किया जाए, अथेंटिकेटेड कोई ब्लड फिल्म अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आई। और हम ढूंढ भी रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कोरोना। अब जैसे डेंगू में जब वायरस होता था तो उसमें बी लिम्फोसाइट मूव करते थे, उनका कलर चेंज होता था, एक्टिवेशन में जाते थे और हमें फ़ौरन पता चलता था कि ये डेंगू का पेशेंट है। वैसे तो कोई वायरस भी हो सकता है लेकिन डेंगू सीज़न था तो हम उसको लेबल करते थे और एग्जैक्टली उसके रिज़ल्ट वैसे ही आते थे। जब हम फर्दर टेस्ट करते थे उसका डिफरेंट टेस्ट आ गए, NS1 आ गया, फिर IgG IgM आ गया, फिर डेंगू का, तो वो मैच करते गए हमारी उस ऑब्जर्वेशन से। अब कोरोना की सूरत में जो एकदम से आया, एक दुनिया के लिए एक बिल्कुल ही अचानक एक हादसा, बिल्कुल नई बीमारी है, एवोल्यूशन इसकी पिछले साल से है। लेकिन कोरोना जो वायरस है वो तो 46 से साइंसदानों को पता है और 4 ऐसे स्ट्रेन हैं जो कि फ्लू मुख्तलिफ शक्ल में, फ्लू की शक्ल में इंसानों पर हमला आवर हो चुके हैं। ये कोविड-19 जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो एक नई बीमारी आई है और नई बीमारी जो कि चाइना के वुहान सिटी से शुरू हुई और वहाँ पे
जो इंतहाई निगहदाश्त की डिपार्टमेंट्स थे उसमें काफ़ी जानें ज़ाया जा रही थी, उनको नहीं पता लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट देना है कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए किसी ऐसे शख्स को जो जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या जिसका एक्सपोयर हो कि किसी मरीज़ के साथ हो रहा हो या जिसमें वो सिम्टम्स आ रही हों कि उसे बुखार है, जिस्म में दर्द है, कि एक आसान तरीका आप मुझे बताएं। जिस तरह आपने डेंगू का बताया, आप बता रहे थे कि सबसे पहले ब्लड फिल्म बनाएगी जी। अब ये इतना पैनिक क्रिएट हुआ, कोरोना से इतना फोबिया था कि लोग हाथ नहीं लगाते थे पेशेंट को, और बड़ा मुश्किल हुआ उनके लिए कि उनके सैम्पलिंग उस तरह से ना बने। मैं एक वक्फ चलता हूँ, फिर वक्फे के बाद आपसे पूछता हूँ।